हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास +2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजनीतिक विज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम अध्याय 7 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्य। पहला क्वेश्चन है उदारवाद की विशेषता, दूसरा क्वेश्चन है मार्क्सवाद, तीसरा क्वेश्चन है गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के आलोचक क्यों थे और चौथा भी क्वेश्चन है इसमें उदारवाद की कमजोरियों पर। यहाँ पे आपको 23 क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपके पेपर में, मार्क्स 100 होता है। जो क्वेश्चंस होते हैं 10 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 8 नंबर के होंगे। तो ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। टाइम 3 घंटे होते हैं। एक बार फिर से देखते हैं अध्याय 7 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य पे क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी। जो चैप्टर है मौलिक अधिकार के, वो चैप्टर ऑलरेडी उसमें हो चुके हैं। अब देखते हैं बाकी अध्याय 8 में भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आपने देखना है नेक्स्ट चैप्टर। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2-2 साल की गैपिंग पे है। ये 11 में आया हुआ है, उससे पहले 12 और फिर ये 14 का है। तो आप देख सकते हैं उदारवाद की विशेषता को उजागर कीजिए। उदारवाद की किन्हीं 5 विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। उदारवाद क्या है, इसकी किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। और यहाँ पे तीनों क्वेश्चन में आंसर सेम होगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, यही आंसर लिखना है। और आगे अगर आप राजनीति लेते हैं तो भी उदारवाद की जो पॉइंट्स है वो सेम ही आएगा, चेंज नहीं होएगा। उदारवाद स्वतंत्रता के प्रति बद्धता का विचार, सरकार में एक नीति और प्रक्रिया, समाज में संगठन का एक सिद्धांत और व्यक्ति तथा समुदाय के लिए जीवन का एक ढंग है। इसे हम उदारवाद के नाम से जानते हैं। या सीधा अगर आप कहें तो उदारवाद का मतलब है स्वतंत्रता, आज़ाद होना। हमें हर काम फ्रीली करने दो, फ्री होकर, कि कोई भी हमें रोक टोक ना करे। और इसी विचारधारा को हम उदारवाद भी कहते हैं। अब अगला विशेषता पूछा गया है तो हमें विशेषता बतानी पड़ेगी। तो मैंने एवरेज तीनों क्वेश्चन का निकाला है, उसके हिसाब से ही आंसर लिखा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उदारवाद अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता का सिद्धांत है। यह स्वतंत्रतावाद बन चुका है। व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत, उदारवाद का प्रारंभ और अंत व्यक्ति के साथ होता है। अगर व्यक्ति नहीं है तो उदारवाद का विचार भी नहीं होगा। उदारवादियों के लिए व्यक्ति सभी गतिविधियों का केंद्र है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उदारवाद मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की वकालत करता है। बिल्कुल। अब बाजार में किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी व्यक्ति सरकार या किसी और की बर्डन के कारण बाजार में कार्य ना करे। इसे बोलते हैं मुक्त बाजार। जैसे ब्रिटिश थे तो मुक्त बाजार नहीं था, कब्जा कर रखा था, टैक्सेस लगा रहे थे, कौन सी वस्तु बिकेगी कौन सी नहीं, तो इस पे लिस्ट टनी हुई थी। उसी हिसाब से आप सामान बेच सकते हैं मार्केट में। ये सीन था उस टाइम आपके जब ब्रिटिश इंडिया में थे। तो आप देख सकते हैं आज तो ऐसा नहीं है। आज मार्केट कोई भी लगा सकता है, काम कर सकता है। उसके पास पूंजी होनी चाहिए और साधन होने चाहिए, यही रूल है बस। सीमित राज्य, उदारवाद सीमित राज्य के सिद्धांत की वकालत करता है। तो इंडिया में तो राज्य ज़्यादा है और अदर कंट्री के मुकाबले, इतना और कोई कंट्री में राज्य नहीं है। उदारवादी राज्य को व्यक्ति की भलाई का एकमात्र साधन मानते हैं। वह प्रत्येक प्रकार के सर्वशक्तिमान राज्य का विरोध करते हैं। बिल्कुल। अब जैसे आप कह सकते हो चाइना या अमेरिका, ऐसे कंट्री का ये उदारवाद विरोध करते हैं क्योंकि सर्वशक्तिमान है। इनके आगे कोई भी कंट्री या कोई भी राज्य नहीं बोल सकता कभी भी। तो ऐसे राज्य का विरोध करते हैं उदारवाद। तो उदारवाद कोई एक व्यक्ति नहीं है जो इन विचारधाराओं को सोचते हैं, वो सभी व्यक्ति उदारवाद है, जिनके में ये सभी पॉइंट्स आएंगे। लोकतंत्र, उदारवाद लोकतांत्रिक सरकार का प्रतिपादक है। ऐसी सरकार स्थापित करना चाहते हैं जो लोगों के द्वारा, यही लोकतंत्र चाहिए जो इंडिया में है। लोक कल्याणवाद, अब जितने काम होने चाहिए वो लोगों की भलाई के लिए होने चाहिए। उदारवाद लोक कल्याणवाद के निकटता से जुड़ा हुआ है। राज्य की लोक गतिविधियों के रूप में कल्याणवाद का विचार
है कि राज्य के लोग या लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन मार्क्सवाद, ये 2 बार आया हुआ है और लगातार में था, उसके बाद रिपीटेड नहीं हुआ है, तो आपके में चांस है थोड़ा बहुत चेंज करके रिपीट कर दे। आपने कंफ्यूज नहीं ना, सिर्फ ये वर्ड देखना है, मार्क्सवाद या कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, यही चेंज हो सकता है बस। बाकी अगर ये वर्ड आपको मिल जाता है आपके क्वेश्चंस में तो आपने यही आंसर लिखना है। क्वेश्चन जब भी आएगा इस चैप्टर से 8 या 5 में, 2 नंबर का मुश्किल होता है क्योंकि 2 नंबर पे सिर्फ गांधी जी के विचारधारा हैं। इसमें सीधा आप लिख सकते हैं कार्ल मार्क्स कौन थे, कहाँ से हैं, ये भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट, उसके बाद आंसर शुरू कर सकते हैं, या जैसे मैंने स्टार्ट किया वैसे ही कर सकते हैं कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा कैसे विश्व में फैले, इसका मैंने स्पेशली आंसर लिखा है। तो कहानी शुरू होती है 17वीं 18वीं सदी के दौरान पश्चिमी देश में कारखानों की स्थापना और पूंजीवाद उत्पादन व्यवस्था के परिणाम स्वरूप मजदूरों की दशा बिगड़ने लगी। बिल्कुल। आज जो आप देखते हैं 8 घंटे 12 घंटे और 14 यानी 14 घंटे तक की काम होते हैं, तो ये 3 शिफ्ट होता है काम का, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। जब कार्ल मार्क्स के सिद्धांत नहीं थे तो 18 घंटे भी काम हुए हैं। उसके अलावा किसी भी मजदूर को पीएफ फंड, पुअर फंड मिलते हैं काम करने के लिए, उसके बाद हेल्थ फंड मिलते हैं, छुट्टी मिलती है, कुछ भी नहीं था। ये सब कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बाद आया है, क्योंकि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत ने एक बड़ी क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। इसीलिए कारखानों में प्रेस करने वाले मजदूर का शोषण, उनसे ज़्यादा काम करवाए जा रहे थे, पैसे कम दिए जा रहे थे। अब एक मजदूर को आप 100 रुपये दे रहे हो और उससे 5000 का काम करवाया तो शोषण सच में है। आप खुद जज करो कितना शोषण हो रहा है। चलो एक मजदूर है, उससे आप 100 रुपये दे रहे हो तो 400 या 300 तक का तो काम मैनेज हो जाएगा। अब सीधा 2000 3000 4000 तक का उससे काम करवा लोगे तो ये तो अन्याय है ना, तो इसी शोषण बोलते हैं। उसके अलावा उसको रहने के लिए गंदी बस्तियाँ दी जा रही थी, कमज़ोर स्वास्थ्य, अगर बीमार हो गया तो खुद मारो बस्ती में, ऐसी सिचुएशन है, यानी ऐसी हालात थी। और इसी को देखते हुए ये क्रांतिकारण आया। क्यों? क्योंकि मजदूरों को अलगाववाद की भावना उत्पन्न हो गई, और इसी कारण कार्ल मार्क्स के विचार ने एक बहुत बड़ी क्रांति की भूमिका निभाई। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के दुष्प्रभाव को स्पष्ट रूप से अनुभव किया और इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक समाजवाद को ले या कार्ल मार्क्स को ले जाएं। मार्क्सवादी दर्शन ने मार्क्स के बाद योगदान देने वाले इनके अतिरिक्त लेनिन और माओ थे। लेनिन सेम कार्ल मार्क्स वाली विचारधारा रसिया में आया और चाइना में भी विचारधारा आया माओ, क्योंकि इन दोनों जगह पे भी बहुत फैक्ट्री है और जहाँ फैक्ट्री होगी वहाँ पे मजदूरों का शोषण कॉमन है। अलगाववाद का अर्थ कार्ल मार्क्स की विचारधारा से ही ये मिलता जुलता है, इसलिए बता रहा हूँ। अलगाववाद की अर्थ होता है अकेलापन, उदासीन, संबंध विच्छेद, मजदूरों और मालिक का कोई संबंध नहीं था। काम करो, पैसे लो, मरो, बीमार हो तो मरो, ऐसा था। आज ऐसा नहीं है। अगर कोई मजदूर बीमार होता है तो उसका ऑनर पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, फिजिकल है तो वो है। कई ऑनर ऐसे हैं कि हॉस्पिटल भी खुद लेकर जाते हैं या मेडिसिन देते हैं, और भी जितने दिन बीमार होगा फाइनेंस नहीं काटे जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए आज कोर्ट बनाए गए हैं और उसे न्याय मिलेगा लेबर कोर्ट के द्वारा। पर नॉर्मली मालिक ऐसा नहीं चाहते, वो दे देते हैं मेडिसिन, पैसे भी। पर उस टाइम नहीं था जब कार्ल मार्क्स ने ये विचारधारा लाए, तब ये चीज़ नहीं था। तो विचारधारा आने के बाद ये सारे बदलाव आपको जो आज दिख रहे हैं वो हैं। मार्क्सवाद में अलगाववाद का अर्थ व्यक्ति अपने आप को अपने क्रियाकलापों और स्वयं से अलग थलग पाता है। बिल्कुल। मार्क्सवाद तथा इसके मूल सिद्धांत। मार्क्सवाद मजदूर व राजनीतिक दर्शन है। बिल्कुल। राजनीतिक दर्शन यानी एक प्रकार का आप सिद्धांत समझ सकते हैं या विचारधारा, जैसे उदारवाद, पूंजीवाद वर्ग का राजनीतिक दर्शन या सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है। बिल्कुल। अब अवधारणा क्या थी, अवधारणा समझिए ध्यान से। दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता, ये कार्ल मार्क्स का नाम था। अपने चारों ओर जो कुछ भी हम देखते हैं उसमें कारण और प्रभाव का संबंध होता है, उत्पादन में संबंध होता है, समाज के आधार के रूप में कारण प्रदान है। अब पूरा स्टेटमेंट शॉर्ट में ही समझा रहा हूँ।
सिंपल अगर कार्ल मार्क्स को बोला जाए चाय पी लो, तो वो यही कहेगा चाय पीने की भी आदत बिजनेसमैन ने लगाई ताकि उसका प्रॉफिट हो सके। तो ये इस नज़रिए से देखते हैं किसी भी वस्तु को, चीज को या काम को। वास्तविक विकास सदैव भौतिक विकास होता है, बिल्कुल। ये कार्ल मार्क्स का नाम है कि नॉर्मली जो वास्तविक विकास है या भौतिक विकास, यानी अगर हर इंसान के पास सब कुछ है, खाना पीना गाना अच्छी वस्तु, तो विकास हो रहा है और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। यह अवधारणा थी कार्ल मार्क्स की। विकास का प्रगतिशील स्थल की ओर संकेत करता है। भौतिक या आर्थिक घटक व्यक्तिगत जीवन और समाज दोनों से ही मुक्त घटक है। क्वेश्चन कंप्लीट है। कार्ल मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल तो था नहीं। हमने दो ही बातें स्पष्ट की हैं कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा क्यों आई, बता दिया। इसके अलावा रसिया और चाइना में भी सेम विचारधारा उत्पन्न हुआ उसके बाद, और आने का कारण, अवधारणा, ये सब स्पष्ट कर दिया। 8 नंबर के क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा और 2 बार 3 बार लिखना भी पड़ेगा बिना देखे। पहले एक बार आप देख के लिख सकते हैं, दूसरी बार भी अगर याद नहीं होगा तो आधा देख के लिखिए और आधा बिना देखे, तीसरी बार पूरा बिना देखे लिखिए, आपको याद हो जाएगा। और बिना प्रैक्टिस के आप कैसे अच्छा लिख सकते हैं ये भी तो एक बार सोच कर देखिए। तो इसलिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ये 3rd क्वेश्चन है। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के आलोचक थे, तय के सहित कथन की पुष्टि करिए। मेड इन इंडिया जो है वर्ड आपने सुना होगा न्यूज में, तो ये गांधी जी का ही सिद्धांत था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के आलोचक थे। पश्चिमी सभ्यता के विरुद्ध उनकी शिकायतें थी कि यह अध्यात्मवाद के सार को नष्ट कर देता है। वे मनुष्य को, अब बिल्कुल एक एग्जाम्पल दिया कि मनुष्य हार्ड मास से बना हुआ है परंतु उसमें आत्मा नाम की चीज़ नहीं है, ऐसा बोला गया पश्चिमी सभ्यता में। एक इंसान का एग्जाम्पल दिया कि इंसान है लेकिन अंदर से उसके अंदर आत्मा नहीं है। ये पश्चिमी सभ्यता और सोच को बोला गया है। पश्चिमी प्रचलित राज्य के मुकाबले गांधी जी ने राम राज्य की वकालत की है। बिल्कुल, अगर पश्चिमी सभ्यता के वो आलोचक नहीं होते तो ब्रिटिश के खिलाफ कभी आंदोलन ही नहीं करते। ये सबसे बड़ा तर्क और एग्जाम्पल है। चीज़ों के पश्चिम ढंग से केंद्रीकरण के माध्यम से प्रबंध के मुकाबले विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हैं। भौतिकतावाद और पूंजीवाद के विरुद्ध उन्होंने स्वदेशी कुटीर, इस सब के और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के पक्ष में सशक्त विचार दिए हैं। बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है कोई भी एक आएगा। अब 100% श्योरिटी है कि इनमें से एक आएगा ही, लेकिन ये नहीं है कि भाई पढ़ लिया चैप्टर 4 आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा, एक ही आएगा। पहले 15 चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आएगा सब चैप्टर में से। टॉपिक कम है इसलिए सारे कवर कर लिए, थोड़े बहुत रह गए हैं। अगर आपको लगता है कुछ छोड़ा है मैंने तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, एक बार बता देना जरूर मुझे। उदारवाद की कमजोरियों का विश्लेषण कीजिए। 16 में और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है। उदारवाद ने किन किन बातों को स्पष्ट किया, हमें स्वतंत्र चाहिए, बाजार मुक्त चाहिए, और यही सब कमजोरी भी है। अगर बाजार मुक्त होगा तो कोई भी आके बाजार पे कब्जा कर लेगा, उसके बाद मार्केट डंपिंग कर सकता है। तो ये तो उदारवाद का कमियां हो गया ना। अब ध्यान से समझिए तब समझ में आएगा कमियां। कुछ खामियां भी हैं उदारवाद की। अब देखते हैं क्या खामियां हैं। कुछ तो तनाव से भरा हुआ दर्शन है। एक तरफ तो स्वतंत्रता का ध्वज फहराता है, दूसरी तरफ समानता का बात करता है। एक तरफ तो बाजार चाहिए, समाज के ढांचे में काम करता हूँ, यही बोल रहा है कि बाजार मुक्त चाहिए भी, समाज का ढांचा भी बना रहना चाहिए, ऐसा नहीं होएगा कभी भी। दूसरी तरफ सबके साथ सबको समान अवसर का वादा करता है। एक तरफ तो यह संपत्ति ग्रहण करने के असीमित अधिकारों की मांग करता है और दूसरी तरफ जनमत और बेरोजगारी लोग के कल्याण के लिए लाभ में से कुछ हिस्सा मांगता है। अब पहले आप बोल देते हो कि जो इंसान जितना चाहे कमा सकता है, धन इकट्ठे कर सकता है, फिर दूसरी तरफ बोलते हो भाई लोगों का भलाई भी होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होएगा, क्योंकि दोनों में से एक ही होएगा। और यही कारण है कि उदारवाद में जो कमियां, इसी कारण उदारवाद के सिद्धांत पूरे विश्व में प्रचलित तो हैं लेकिन अप्लाइड नहीं है, लागू नहीं होते। एक तरफ तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को निर्मित करता है, दूसरी तरफ जो समान की ओर ले जाता है, और दूसरी तरफ यह समतावादी समाज होता है एक प्रकार का कि समाज में जो जितना काम करेगा उतना उसको पैसा मिलना चाहिए, या अगर उसको ज़रूरत है
थोड़ा भी काम किया है तो जरूरत के हिसाब से उसे पैसा, सामान और संसाधन मिलना चाहिए। इसे ही बोलते हैं समतावादी समाज। तो इसका प्रयास करता है उदारवाद। तो चैप्टर कंप्लीट है। उदारवाद में कमियां और उदारवाद की विशेषता, मार्क्सवाद, गांधीवाद, 4 क्वेश्चन किए हमने। मार्क्स देखें, कब क्वेश्चन आया था वो भी देखा, पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। पासिंग के लिए सिर्फ 5 नंबर के क्वेश्चन टारगेट कीजिए। इस चैप्टर में से भी अगर आप कर सकते हैं पासिंग चाहिए फिर भी, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन ईजी है। मार्क्सवाद और उदारवाद, इनमें से एक क्वेश्चन अभी आया हुआ है, कोविड के टाइम एक पेपर हुआ उसमें भी। तो अप्रैल में जो पेपर देने वाले स्टूडेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि एक आएगा ही इसमें से भी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। उम्मीद है इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखने